मुंबई से लौटते समय स्टेशन पर अचानक रोहन दिख गया था। मेरा अल्हड़पन और बेरुखी ही हमारे बिछुआ का कारण बना था। मैंने चोर निगाह से उसकी गतिविधियों का बारीकी से निरीक्षण किया, यह देखने के लिए कि शायद उसके साथ उसकी कोई नई जीवन साथी हो, लेकिन ऐसा कोई दिखा नहीं। मैं जानबूझकर एक दो बार उसके सामने से गुजरी, लेकिन कुछ बोली नहीं। पर उसने भी मुझे अनदेखा कर दिया। मेरा अंतर्मन एक बार फिर आहत हो गया था। तभी मेरी गाड़ी आ गई और मैं अपने डब्बे में चढ़ गई। 5 मिनट के विराम के बाद रेल ने एक लंबी सीटी दी और धीरे-धीरे स्टेशन छोड़ने लगी। मेरी निगाहें अभी भी रोहन को ही ढूँढ रही थी। धुंधली होती तस्वीर को जब मैंने ध्यान से देखा, तब पाया कि रोहन अब पलक मेरे डिब्बे को देख रहा है, शायद इस उम्मीद में कि गाड़ी रुक जाएगी और मैं रेल से उतरकर रोहन के पास पहुँच जाऊँगी। मैंने एक चादर निकाली और बर्थ पर लेटकर ओढ़ लिया। रोहन को देखकर एकाएक पुरानी यादें ताज़ा हो चली थी। मैं 5 भाइयों में अपने पापा की इकलौती लाडली बेटी और लाडली बहन थी। मुझे हाथों हाथ लिया जाता था। इसी लाड़-दुलार ने मुझे अल्हड़ और मुँहफट बना दिया था। माँ जब कोई संस्कार की बात कहती, घर गृहस्थी और दुनियादारी की बात बताती, तब मैं बेरुखी से उसे हवा में उड़ा देती। पढ़ाई-लिखाई और खाते-खेलते बचपन कब गुजर गया मालूम ही नहीं पड़ा। जब रोहन अपने माता-पिता के साथ मुझे देखने आया, तब एहसास हुआ कि मैं बड़ी हो गई हूँ। मेरी खुशी के लिए मेरे पाँचों भाई हाथ जोड़े खड़े थे। पापा डबडबाई आँखों से मुझे देख रहे थे। मेरी माँ जो हर तरह से यह कोशिश कर रही थी कि रोहन मुझसे शादी के लिए हाँ कह दे, लेकिन मैं अभी भी अपने को छोटी नादान बच्ची समझ रही थी। इसलिए माँ द्वारा चाय लाने के लिए कहने पर मैंने बेरुखी से कह दिया था, वाह माँ, शादी आपको करनी है या मुझे? अरे हम लोगों को भी 2-4 मिनट का समय दो बात करने के लिए, एक दूसरे को समझने समझाने के लिए। इस पर सभी जोर से हंस दिए थे और रोहन की मम्मी ने कहा था, बहन जी, बिटिया सही कह रही हैं, अब हमारा समय तो रहा नहीं। रोहन और मैं अकेले रह गए थे। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद मैंने ही कहा था, हाँ तो रोहन साहब, आपको मैं पसंद हूँ, लेकिन यदि मैं यह कहूँ कि आप मुझे पसंद नहीं है तो आप क्या करेंगे? रोहन को उम्मीद नहीं थी कि मैं उसके साथ ऐसा व्यवहार करूँगी, इसलिए पहले तो वह थोड़ा झिझका, फिर हँसते हुए बोला, मैं हाथ जोड़ूँगा, आपसे विनती करूँगा कि हे सुंदरी, तुम मेरा ही वरण करो, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। रोहन का यह समर्पण मुझे अच्छा लगा। इसके बाद हम लोग इधर-उधर की बातें करते रहे। रोहन एक अधिकारी है, हमारी इच्छा अनुसार शादी की तारीख 6 माह के बाद की पक्की कर दी गई। इस बीच मम्मी बराबर कोशिश करती रही कि मैं अपने व्यवहार में परिवर्तन लाऊँ और घर गृहस्थी की बातें सीख लूँ, लेकिन मैं हमेशा बेफ़िक्री से कह देती, डोंट वरी मम्मी, मैंने रोहन को परख लिया है, वो तो मेरी उँगलियों पर नाचने वाला है। शादी के बाद रोहन जितना झुकता गया, मैं उसे और झुकाती गई। वह जीवन में बहुत सामंजस्य स्थापित करके चलने वाला था। इस बीच मेरी भी नौकरी लग गई। रोहन ऑफिस जाते समय गाड़ी से मुझे मेरे ऑफिस छोड़ देता और वापस में पिकअप कर लेता था। एक बार मेरी मीटिंग चल रही थी और मैं 1 घंटे लेट हो गई थी। जब मैंने इसके लिए खेद व्यक्त किया, तब रोहन हंसते हुए बोला, अरे हमने तो जनाब का 26 साल इंतजार किया है, अब ये 1 घंटे का इंतजार कोई मायने नहीं रखता। मैंने यह महसूस किया कि मेरा तो स्वभाव ही मुँहफट था। मैं बिना सोचे समझे किसी को भी कुछ भी बोल देती थी, जिसे रोहन तो सहन कर लेता था, लेकिन उसके मम्मी पापा के साथ मेरा यह व्यवहार उसे पसंद नहीं था। 1-2 बार उसने मुझे टोका भी, तब मैं ही उसे कह देती, मैं कैसी हूँ यह तुम्हें शादी के पहले देखना था। इसके बावजूद रोहन मुझे अपने व्यवहार में संयम बरतने के लिए कहता और मैं उसकी उपेक्षा कर देती। धीरे-धीरे रोहन के मन की ग्रंथियों से मेरे व्यवहार के कारण स्नेह का प्रवाह कम होने लगा। उसने मुझे भरपूर मौके और समय दिया कि मैं उसकी उपेक्षा अनुसार बन जाऊँ, लेकिन मेरा हठी स्वभाव और लापरवाही इसमें बाधक बन रही थी। जब रोहन का मुंबई ट्रांसफ़र हो गया तो मैंने कहा था, मैं यहीं रहकर अपनी नौकरी करना चाहती हूँ, तुम अकेले ही मुंबई चले जाओ, आगे देखेंगे। और रोहन मुंबई आ गया था। मेरी बेरुखी और अल्हड़पन के कारण उसका पंजाब आना कम हो गया था। पत्र और फ़ोन का संपर्क भी धीरे-धीरे टूट गया था और हम दोनों अनजान से हो गए थे। मैं अकेली थी, इसलिए अधिकांश समय मायके में ही गुज़रता था। माँ और भाई जब रोहन के पास जाने के लिए ज़्यादा ज़िद करते तो मैं अपनी नौकरी का वास्ता देकर उन्हें चुप कर देती थी। शायद कोई स्टेशन आ गया था। उतरने और चढ़ने वालों की आपाधापी मची हुई थी। रोहन को देखकर आज अच्छा लगा था। कभी-कभी मैं सोचती, क्या स्वयं मेरे द्वारा ही पैदा की गई समस्या का कभी कोई हल निकल पाएगा? मेरी नासमझी की सज़ा रोहन भोग रहा है। मैंने शादी के बाद उसे दिया ही क्या है, अपनी समस्याएँ, और उसने सामंजस्य स्थापित करने के नाम पर त्याग ही किया था। मेरे अकेले वापस आने पर सभी तरह-तरह के प्रश्न कर रहे थे। रोहन मिला था क्या? उससे बात हुई थी? वह कब आ रहा है? माँ की आँखों में उम्मीद की एक किरण थी, लेकिन मेरे अकेले आने से ऐसा लगा मानो सबकी उम्मीदों पर पानी फिर गया था।
मेरा अंतद्वंद चलता रहा और बिना किसी ठोस आधार के रोहन के साथ मेरा बिछोह चलता रहा। हर कोई अपने अपने स्तर से सोच रहा था कि मेरा और रोहन का एकाकीपन ज़्यादा नहीं चल पाएगा। माँ की सोच थी कि इसके बीच पैदा हुई तकरार थोड़े समय के बाद एक दूसरे को समझने पर दूर हो जाएगी, जबकि मेरे विचार में ऐसा कुछ नहीं होना था। मेरी हम उम्र सहेलियों की सोच थी कि शादी के बाद एक शारीरिक संतुष्टि भी जरूरी होती है, जिसके कारण मेरा और रोहन का बिछोह अधिक दिन नहीं चल सकेगा। मैं हैरान थी कि मेरा अल्हड़पन इन सब बातों से ऊपर था। बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक के बीच मैं रोहन की छवि को हृदय में बसाकर ही संतुष्ट हो जाती थी। तो ठंड की कपाहट होने पर रजाई के अंदर रोहन की उपस्थिति को काल्पनिक एहसास दे संतुष्ट हो जाती थी। राह चलते मैं महसूस करती कि रोहन मेरे साथ है। एक बार मेरे दिलो दिमाग में जरूर घूमती रहती कि मैं तो इन काल्पनिक मनस्थिति से संतुष्ट हो लेती हूँ, परंतु रोहन भी तो एक संपूर्ण पुरुष है, और फिर वह भी तो रति काम की इस दुनिया में विचरण कर रहा है। वह अपनी शारीरिक संतुष्टि और मानसिक शांति के लिए अगर किसी और की बाहों में विश्राम करने लगा तो मेरा क्या होगा। बस यहीं आकर मेरा समीकरण गड़बड़ा गया। मेरा विश्वास डोल गया और एक तीव्र वेदना से हृदय जल उठा। मैं अब और विवाद तथा उपहास का केंद्र बनना नहीं चाहती थी। मुझे अपने कृत्यों पर गंभीरता से सोचना था और रोहन के प्रति अनन्य भाव से समर्पित होना था। भोला भाला रोहन, मेरे सुख के लिए उसने विष का प्याला पी लिया था, क्रोध को त्याग दिया था, अपनी कामाग्नि पर संयम लगा लिया था। दिन तो कामकाज में गुजर जाता, लेकिन रातें बड़ी मुश्किल से गुजर रही थी। बाद में मुझे यह भी मालूम हुआ था कि मेरे मिलन के लिए ही मेरे भाइयों ने रोहन को मेरे मुंबई जाने के कार्यक्रम के बारे में बताया था, लेकिन हमारे मिलन का यह अभियान सफल न होने पर अब घर के सभी लोग उदासीन हो गए थे। अब अकेले चलते हुए ही राह बनानी थी। रोहन की तरफ रुझान होने पर परिस्थितियां बदलती सी नजर आने लगी थी। शारीरिक क्षुधा और मानसिक उत्तेजना रोहन से मिलने के लिए प्रेरित कर रही थी। अगले ही दिन मैं मुंबई रवाना हो गई। वातावरण में ठंडक थी। हल्की धुंध के बीच सूरज की किरणें स्टेशन की छत की दरारों से गुजर कर एक एक डिब्बे पर अटक रही थी। मैंने अलसाई आंखों से एक उड़ती निगाह स्टेशन पर डाली और अपना सामान उठाकर डब्बे से उतरने लगी। तभी प्लेटफॉर्म के एक कोने में एक आदमी को देखकर मेरी निगाहें फिर थम गई थी। वही जाना पहचाना चेहरा, उड़ते बाल, रुमाल से चश्मे के कांच पर जमी धूल को साफ करते रोहन पर। तो क्या रोहन रोज इसी तरह स्टेशन पर आता है मेरे इंतजार में, या कोई और हो जिसे छोड़ने या लेने वह आता है। मैं उदासीन भाव से गेट की तरफ बढ़ने लगी। तभी रोहन पास आया और सामान अपने हाथ में लेते हुए बोला, चलो घर चले, और मैं एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसके पीछे चल दी। मेरे व्यवहार में आई गंभीरता और सकारात्मक सोच को देखते हुए मेरे घर से निकलने पर मेरे भाइयों ने रोहन को फोन कर दिया था। रोहन और मैं नए नवेले दूल्हा दुल्हन की तरह घूमते हुए हनीमून का लुफ्त ले रहे थे। रोहन कह रहा था, हमारे इस स्वच्छंद मिलन में विलंब जरूर हुआ, लेकिन इससे पहले कि वे आगे कुछ बोलते मैंने अपनी उंगली रोहन के होठों पर रख दी, क्योंकि मैं अब वो अल्हड़ ना समझ लड़की नहीं रही। ये मैं बताना नहीं जताना चाहती थी। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब